सजाद गनी लोन इल्ज़ाम देते ही ये 10 मंजिला इमारत थी, इसको एक मंजिला रखने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा किरदार है। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, जिनका एक सियासी सफ़र रहा है, जिन्होंने लोन साहब का भी दौर देखा, जिन्होंने तकरीबन एक इनका जो सियासी हरीफ है वो सजाद गनी लोन है, उनके कानूनशुअंसी में चौधरी साहब को एक मिनिस्टर भी रहे हैं। अपने ज़माने में बहुत सारे ऐसे कारनामे कर चुके हैं जो अवाम उनको याद रखेगी उसके लिए। उसमें महकमे जंगलात के जब ये मिनिस्टर थे, उस दौर में इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे तकदब किए थे ताकि यहाँ का नौजवान कहीं ना कहीं पर एडजस्ट हो। चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, इस वक्त जो सियासी स्पेक्ट्रम है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव हो चुकी है। अगर आप उमर साहब के पूरे दौरों को देखेंगे, पहले कुपवारा, उसके बाद टंगमर्ग, उसके बाद पटन, क्या सिलसिला, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को मरकज़ से ग्रीन सिग्नल मिली है या अपनी तरफ से एक सियासी तकदव है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मरकज़ से कोई सिग्नल नहीं मिली है। मरकज़ से अगर सिग्नल मिलती तो उनको अपने लोगों को मिलती। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी पार्टी है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इलेक्शन ही आए तो हम इलेक्शन में ही लोगों के पास जाएँ। इलेक्शन के बगैर भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया अभी लास्ट टाइम कि अवाम में जाना है, लोगों के मुश्किलात को सुनना है, प्रॉब्लम्स को सुनना है, क्योंकि इलेक्शन का अभी नाम निशान कहीं है नहीं और लगता है कि अब बहुत दूर इलेक्शन चला गया है। असम्बली तो पहले ही उन्होंने असम्बली का तो पहले उन्होंने इनकार ही किया था। अब जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायतों के इलेक्शन थे वो भी अब इन्होंने डेफर किए। तो ले दे क्या पार्लियामेंट इलेक्शन रहा है, हो सकता है क्या पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ करें, या अगर उनकी मर्ज़ी ये भी हो गई कि हम कश्मीर के 3 सीटों पर इलेक्शन ना करें, वो भी कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर हमने ये सोचा है कि लोगों के पास जाना है। सियासी एतबार से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है और पुरानी जमात है, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारियों को समझते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपने उन तमाम गुनाहों को माफ़ी मांगी जम्मू कश्मीर आवाम से कि अगर जब कहीं भी दरवाज़ा खोला गया इस जमात को यहाँ अंदर आने में, अगर आप बीजेपी को देखें या कोई भी सेंटर की जो भी पार्टी है, तमाम चीज़ों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझती है अपने? हम कैसे जिम्मेदार हैं उनको लाने के लिए? देखिए, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभी 2014 तक थी, किसी टीम ने यहाँ पर, कोई टीम यहाँ पर नहीं आई, ए टीम या बी टीम या सी टीम या बीजेपी आप कहते हैं, ये वो लोग वही लोग जिम्मेदार हैं जो 2014 के इलेक्शन के बाद आए, उन्होंने उनके लिए रास्ता हमवार किया और वो यहाँ पर आ गए। उरूज और जवाल ये ठीक है, ये जीत हार का एक हिस्सा होती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो पार्लियामेंट इलेक्शंस है, क्या उनके लिए तैयार है? और कैंडिडेट्स का भी कोई पता नहीं। हम हर वक्त तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेटों की भरमार है, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। पार्टी जिसको हिदायत करेगी तो वक्त आने पर, अभी तो है ही नहीं, अभी तो इलेक्शन का मतलब है ही नहीं कुछ। जैसे मैंने पहले कहा, असम्बली के भी नहीं है, बाकी इलेक्शन भी नहीं है। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन जब बिल बजेगा तो पार्टी डिसाइड करेगी उस वक्त कैंडिडेट कौन सा होगा, और हमारी पार्टी पहले ही डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको उठना है किसको नहीं उठना है। वक्त आने पर जब मतलब इसका बिगल बजेगा कि इलेक्शन होने हैं, तब पार्टी किसी न किसी अपने लीडर को खड़ा करेगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे। पीएचडी का क्या हाल है? क्या पीएचडी अभी है या पीएचडी का जो हवा? पीएचडी बिल्कुल मौजूद है। पीएचडी पहले आपको ये सोचना चाहिए कि पीएचडी इलेक्शन के लिए नहीं थी। पीएचडी थी ओनली फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। इसी के मुतालिक पीएचडी का इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, का बाहर आना पीएचडी, उसमें क्या था उनके पास? ये आप ये क्वेश्चन उसके साथ कर सकते हैं, वो क्यों वापस आए, उनको कौन सी मजबूरी हुई। हालांकि पहले जब वो नेशनल पीएचडी में आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने आज तक बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। पार्टी लीडर फारूक साहब से कहा, तो फिर वो क्यों गए तो वो मुझे मालूम नहीं, वो तो वही जवाब दे सकते हैं। महबूबा जी ने जब वो प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद एक ज़ोरदार तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमला आवर हुई कि जिसने पोटो लाया, जिसने पीएसए लाया, यहाँ पे उनको जवाब देना होगा। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है उनके खिलाफ भी,
कहने को तो बहुत कुछ खराब है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहती है कि पार्टी में उनके खिलाफ कोई महाज खड़ा करे। तो एक छोटी पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस बिगर ब्रदर का रोल अदा करती है। छोटे भाई या बहन अगर कुछ कहे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताऊँ, कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से है, लेकिन फिर महबूबा मुफ्ती ने खुद भी कहा कि जो किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ या लीडरशिप के ख़िलाफ़, ये हमारा पार्टी का कोई है नहीं, ये किसी का पर्सनल हो सकता है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन पार्टी की ओपिनियन नहीं। लिहाजा हम भी ये नहीं चाहते हैं कि कैसे पर्सनल हो सकता है? महबूबा जी खुद बोल रही है अल्फाज, खुद अदा कर रही है अल्फाज, कहा खुद, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी उसका जवाब नहीं दे देगी, आवाम खुद जवाब दे देंगे उसके। अगर वो चाहती है कि PIGD को ब्रेक करे तो उसको फिर आवाम में जवाब देना होगा उसके लिए। इंडियन अलायंस का क्या हाल है? इंडियन अलायंस में क्योंकि उमर साहब एक शगुफा छोड़ गए यहाँ पे, उस वक्त बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया उससे। वो एक कन्फ्यूजन उमर साहब का यही है, देखिए इंडियन अलायंस क्यों बनी? मुकाबला करना है बीजेपी के साथ। बीजेपी को आपको ये मानना चाहिए एक बहुत बड़ी मजबूत तंजीम है वर्ल्ड वाइड। इससे क्या मतलब, उतनी मजबूत कोई भी तंजीम वर्ल्ड में नहीं जितने बीजेपी है, और इनके जो वर्कर्स हैं, काडर जो इनका है हर जगह पर है। तो ये मतलब उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ हमें एक मौसर तरीके से इसके ख़िलाफ़ हमें लड़ना है, ताकि इनको रोक सके हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें वो पेशकदमी नहीं करने चाहिए। उसने यही कहा कि अगर हम ये सीट किसी को इस तरह नहीं दे देंगे तो ये आसान बने बीजेपी को उसको हराना। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि मजबूत कैंडिडेट जहाँ पर हो, मजबूत कैंडिडेट हम हर जगह उठाए। उसने तो ये इंडियन अलायंस के खिलाफ एज सच उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा कि अगर हम किसी जगह किसी ऐसी पार्टी को सीट दे दें जो कल को हारेगी, उससे मजबूत बीजेपी होती है या इंडियन अलायंस होती है, उसने उसी कंटेक्स्ट में कहा। उमर साहब लीड करते हैं आर्टिकल 370 जब वो सुप्रीम कोर्ट में उसका जो ट्रायल होता है, कानूनी ट्रायल, लेकिन सजाद गनी लोन इल्ज़ाम देते हैं ये 10 मंजिला इमारत थी, इसको 1 मंजिला रखने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा किरदार है। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखिए 370 को ख़त्म करने में जो भी कुछ रोल किया है वो तो राइट फ्रॉम 54 से शुरू हो गया है। पहला था कि जब उन्होंने कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का दायरे इख्तियार लाया, सुप्रीम कोर्ट का दायरा, तब तक सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी अदालत होती थी, और उसके ऊपर फिर एक बोर्ड होता था, जुडिशल बोर्ड होता था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दायरा 1954 में सबसे पहले उन्होंने यही 2 चीज़ें की। उसके बाद नामन कलेक्चर वाला, वो तो सादिक साहब के टाइम में प्राइम मिनिस्टर को वही आने वाला था, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि उसमें सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुने। ये इसी तरह यहाँ पर सदर रियासत होता, इलेक्टेड होता था, असेंबली के मेंबर उसको चुनते थे, तो वो स्टेट का ही होना चाहिए, बाशिंदा होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। वो भी उन्होंने खाते, वो भी उन्होंने लाया। फिर लास्ट में उन्होंने 356 लाया कि जिससे यहाँ पर गवर्नर रूल हो सकता है, यहाँ की असेंबली को बर्खास्त किया जाए तो गवर्नर रूल लग सकता है। ये तो उनके कारनामे हैं, ये तो उन्होंने किया, हमने कहाँ किया? हमने तो इसकी रखवाली इस वक्त भी ले देख के जो इसमें है, अब यही चीज़ इसमें ये रह गई थी। अभी भी ये नहीं कह सकेंगे 370 ख़त्म हुआ है या इसकी हिफाजत का। इस वक्त भी जो भी कोई कानून पार्लियामेंट बनाती सारे हिंदुस्तान पर लागू होती थी, इप्सो फैक्ट उसी वक्त लागू होती थी। लेकिन रियासती जम्मू कश्मीर में मरकज़ का कोई भी कानून, पार्लियामेंट का कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता था जब तक ने उसके स्टेट असेंबली रेटिफाई करे, या रेटिफाई करे जैसे भी है उधर से आया है वो, या उसमें तरमीम करके अपने लोगों की मफादात को देकर हम उसमें कर रहे। ये अभी भी ये बहुत ही ताकतवर था, ऐसी बात नहीं थी इसमें सारा कुछ खत्म हो। लेकिन जो भी कुछ इसमें इरोजन हो वो उसके ज़िम्मेदार तो वही हैं जिन्होंने किया, जो मतलब इक़्तिदार में रहे हैं राइट फ्रॉम 54, जिस वक्त उन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बंद किया जेलों में। PDP जब 2014 में इक़्तिदार में आई, बीजेपी उनके सपोर्ट में रही, उस वक्त महबूबा मुफ्ती अपर हैंड खेल रही थी। उस वक्त हर वक्त कह रही थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इन्होंने यहाँ पे जो कत्ल गारत का साथ दिया, बहुत तमाम चीज़ें बात की। कैसे मन हुआ फिर अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहते हैं यू टर्न लिया और PDP को अपने साथ PIGD में लिया? क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो
PDP को कहती थी अडवाणी की जमात है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, 370 जो ख़त्म हो गया ना यहाँ पर, ये हमारी आइडेंटिटी थी ना, ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये ख़त्म। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को ही ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को, जिस भी खिते में वो रहता है, इसका असर उस पर हो गया। महबूबा मुफ्ती जी क्या कुछ कह रही थी, उसने खुद उसका नेगेट किया जब वो खुद ही PDP से अपनी पार्टी लेकर PhD में आ गई। शायद उसने भी ये सोचा कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी नेशनल का, हमें इसके साथ चलना चाहिए। और हमने उसको वेलकम किया, फारूक साहब ने वेलकम किया, उसी को नहीं, जो और भी छोटी बड़ी पार्टियाँ, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसमें थी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी थी, या शाह साहब की पार्टी थी, वो भी उसमें आ गए। उन्होंने कहा यह हमारा सबका एक साझा मसला, हर एक की इज्जत इससे ख़त्म हो गई है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुराद है ख़त्म हो गए इससे, हमारा जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ था वो ख़त्म हो गया। तो इस वजह से हमने कहा कि हम सब मिल के चलेंगे, और शुक्र है खुदा का, सब लोग चलेंगे। माशा PSC इसमें से निकल गई, बाकी सभी भी अभी तक इंटैक्ट हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये कोई हुकूमत बनाने के लिए नहीं था, कोई अलायंस, ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 उसी के लिए है। चौधरी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बेबाक तरीके से उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो बहुत ज़रूरी थे। इस वक्त अवामी डोमेन में ये सब बातें हैं, और उन तमाम सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।